कहते हैं बिना गोली के गन बेकार होती है। ये बात अतीक अहमद पर सटीक साबित होती है। कारतूस तो सब जानते होंगे क्योंकि बगैर कारतूस के हथियार यानी बंदूक किसी काम की नहीं होती। बंदूक को कबाड़ा समझ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि किसी काम का नहीं। अगर आपकी बंदूक में गोली नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक दिखावा रह जाएगा। ये तो आप सभी बखूबी जानते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है और अतीक अहमद के साथ भी यही हुआ, क्योंकि अपराधी को मात देने के लिए अपराधी बनना पड़ता है और पुलिस दूसरे अपराधी को संरक्षण देती है, क्योंकि मतलब साफ है कि जिस तरह से अतीक अहमद का साम्राज्य बढ़ रहा था उसको चुनौती देना यूपी पुलिस के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि हर अपराधी के पीछे किसी न किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होता है, वो चाहे राजनीति से जुड़ा हो या फिर ब्यूरोक्रेसी से। अतीक के मामले में भी यही था, क्योंकि जिस तरह से नई बंदूक में नया कारतूस डाला जाता उसी तरह अतीक हर दिन नए शूटर पैदा करता था और अपने अपराध करने का तरीका भी बदल देता था। दुनिया में पहली बार कदम रखने वाला यानी अपराध की दुनिया में पहली बार कदम रखने वाला अतीक अहमद चांद बाबा के साथ रहता था, क्योंकि पुराने साथी अपराधियों को चलाया नहीं जा सकता, वो खुद चलते हैं और अपनी चाल खुद बताते हैं। जैसे कहा जाता है राजनीति में कि अगर शतरंज के खेल में मोहरे की चाल अच्छी हो तो आगे चलकर वजीर वही बनता है। इसी तरह जराइम की दुनिया का भी एक वसूल है कि अगर एक बार आपने इस दलदल में कदम रख दिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं दे सकते। तो आज के मठाधीश के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जो पुलिस के एक कारतूस की है, जो देखते ही देखते वक्त के साथ खुद में बंदूक बन गया। यानी कारतूस अगर बंदूक बन जाए तो आप समझिए वो कितना खतरनाक होता, क्योंकि ये कारतूस इतना सातिर निकलता है, पहले तो पुलिस के बैरल में चला जाता है, फिर सियासी चोड़ा ओढ़कर खुद राजनीति का सबसे खतरनाक जो है विसात बन जाता है। और ऐसे ही खतरनाक हथियार बन गया था प्रयागराज में अतीक अहमद और गैंगस्टर बन गया था। कहते हैं कि अगर आप काली कमाई करते हैं, अगर जराइम के बादशाह हैं, तो आपको लंबे समय तक अपनी जराइम की दुनिया को कायम रखने के लिए आपको राजनीति का सफेद चोला ओढ़ना पड़ेगा, यानी ब्लैक कॉलर से आपको व्हाइट कॉलर में आना पड़ेगा। और ये बात अतीक अहमद बखूबी जानता था, इसीलिए उसने राजू पाल जब बसपा से विधायक हुआ और उसका भाई अशरफ हार गया तो राजू पाल की हत्या इस तरह से कराई गई कि पूरी दुनिया देखे और देखने के साथ साथ अतीक का जो दहशत है वो कायम रहे। वही शायद उसने रिपीट किया उमेश पाल हत्याकांड में और वही उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया। तो अतीक की हम वो दर परदर कहानी आपको सुनाएंगे जो ना आपने टीवी पर देखी होगी ना आपने सुनी होगी। तो देखिए ये पूरा मठाधीश का शो माफिया अतीक अहमद पर। अतीक बोल रहा हूँ। ऐसे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हम बात उस दौर की कर रहे हैं जब आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद को कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है, ये ज्ञान का संगम है, ये विहंगम है। यहाँ सबसे बड़ा महाकुंभ आयोजित किया जाता है। ये सनातन का सबसे बड़ा अनूठा शहर है जहां दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगम का मेला लगता है। लेकिन इस नदियों के संगम पर जो गन को पावर कॉरिडोर बना दे, जो गन के बदले सरकार चलाता हो, उसे अतीक अहमद कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती ये तीन नदियों का संगम का शहर है। पावर, पॉलिटिक्स और पढ़ाई, इन तीनों के लिए भी यह शहर जाना जाता है। जिस शहर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री को जन्म दिया, इस शहर ने देश के ना जाने माने कितने शायरों को जन्म दिया। हरबंस राय बच्चन जो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं, अमिताभ बच्चन के पिता, उनको इस शहर ने जन्म दिया। इसी शहर से को मिली देश की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी। जिस शहर में प्रशासनिक अधिकारी दिए, यानी देश में सबसे ज्यादा पढ़ लिख कर अफसर बनने वाले लड़के यानी नौजवान जो निकलते हैं वो भी इसी प्रयागराज से निकले। एक दौर था कि देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, जजेज इसी शहर से निकलते थे। जिस शहर में ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी हो, जिसके लिए कहा जाता है कि इस शहर ने विश्वविद्यालयों के माध्यम से राजनीति करने वाले छात्रों को जन्म दिया हो। कहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि जो संघर्ष के रास्ते से आता है वो राजनीति में बहुत ऊपर जाता है। लेकिन प्रयागराज में अतीक अहमद ने नहीं सीखा, बहुत लोगों ने सीखा, लेकिन अतीक ने नहीं सीखा।
इस शहर ऐसा था जिसने कवियों के फनकारों को जन्म दिया। उसी शहर ने एक ऐसे क्रिमिनल, ऐसे गुंडा, ऐसे हिस्ट्री सीटर, ऐसे अपराधी, डॉन, माफिया और राजनेता को भी जन्म दिया जिसके नाम से तूती बोलती थी। वो देवरिया जेल हो, वो गुजरात की जेल हो, वो प्रयागराज की जेल हो, वो लखनऊ की जेल हो, उसके लिए जेल उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना हो। दशकों तक उसकी दहशत बरकरार रही हो। क्राइम की दुनिया का शायद ही ऐसी कोई धारा हो जो इस राजनेता पर माफिया बने उस पर ना लगी हो। यानी माफिया से राजनेता बन गया था अतीक अहमद। लेकिन कई शहरों में, प्रयागराज के आसपास कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां अतीक के दोनों भाइयों का दहशत ना रहा हो। अपराध के राजनीतिकरण का, या फिर यूं कहें कि अपराध के जरिए राजनीति में कदम रखने वाला एक ऐसा नाम था जो जब तक जिंदा था और जिंदा रहने के बाद आज भी उसका नाम चलता, क्योंकि अभी उसके बेटे जिंदा हैं। उमर हो, अली हो या दूसरे बेटे हो। केवल असद मारा जा चुका है झांसी में इनकाउंटर के दौरान। तो कहते हैं जहां से पावर हो, जहां से पॉलिटिक्स हो, जहां से कवियों की झनकार हो, जहां से देश का प्रधानमंत्री निकला हो, जहां 3 नदियों का संगम हो, जिसे कहा जाता है कि यहां देवता भी आते हैं स्नान करने, उस शहर ने एक ऐसे अपराधी को जन्म दिया जिसने राजनीति का पैमाना बदल दिया, और वो नाम था अतीक अहमद। अपराध की हनक से राजनीति का रास्ता वो अपने दुश्मनों को दिन दहाड़े बीच सड़क पर दौड़ाकर मारता था। उससे जिस किसी ने भी दुश्मनी की हमेशा महंगी पड़ी, या तो जान गई या फिर जमीन। महंगी गाड़ियों और अत्याधुनिक असलहों का माने तो वो दीवाना था। मोछों पर ताव देने का शौकीन वो किसी फिल्मी गुंडे के जैसे खूंखार दिखता था। उसकी आंखों में मानो हमेशा खून तैरता रहा हो। आंखों में आंखें डालकर बात करना मानो मौत को दावत देने के बराबर। कद उसका सिर्फ 5 फीट 6 इंच का था, लेकिन दुस्साहस शिखर से भी ऊंचा। बचपन अभाव में बीता, बड़ा हुआ तो छीन लेना उसकी फितरत में शुमार हो गया। संपत्तियों की कौन कहे, वो लोगों की सांसें छीन लेता था। जब नाबालिग था तभी खून से रंग गए उसके हाथ। एक बार जब गुनाह के रास्ते पर कदम रखा तो उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कदमों की फहरिस्त मानो खुद से मंजिल की मियाद पूछती हो कि कब तक और कहां तक। कहते हैं पूत का पांव पालने में ही दिख जाता है। जिसका बाप तांगे वाला हो, क्या उसका बेटा तांगे वाला होगा? यह शायद सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसका बेटा अपराधी बन गया, उसका बाप तांगे वाला था। बेटा तमंचे वाला था। कभी रेलवे स्टेशन के बाहर तांगा दौड़ाकर पेट पालने वाला परिवार आज उसी के घर में एक ऐसा अपराधी निकल गया जिसके नाम से लोग दहशत खाते थे। सियासत की गाड़ी पर सवार हो गया, पहले जराइम की गाड़ी पर और बाद में सियासत की गाड़ी पर सवार हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, जराइम का जा और राजनीति का राह। ये राज सत्ता पर काबिज होने के लिए जो अपराध का रास्ता चुना जाता है वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कोई दया भाव नहीं होती, इसमें कोई भावना नहीं होती। इसीलिए ऐसे नेता जो अपराध से राजनीति में आते हैं उन्हें पॉलिटिकल क्रिमिनल कहा जाता है, राजनैतिक अपराधी, क्योंकि उनका टारगेट बिल्कुल फिक्स होता है। अतीक अहमद भी उसी में से था जो सियासत की गाड़ी पर सवार हो गया। ये वो दौर था जब मेहनत की जगह मक्कारी का रास्ता पकड़ा और फिर तांगे वाले का बेटा बन गया तमंचे वाला डॉन। सबसे पहले अपने ही गुरु की हत्या कर दी। अतीक अहमद इलाहाबाद की गलियों से निकलकर उसने एक ऐसा खौफ का साम्राज्य फैलाया कि नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। जहां एक वक्त तांगे की टापे सुनाई देती थी, वहीं अब गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। सीधे तौर पर यह कहा जाने लगा कि अतीक अहमद, जिसने किताब की जगह बंदूक उठा ली थी, कानून की नहीं बल्कि अदालत को खुद चलाने लगा था, राजनीति में कदम रखा तो अपराध का चेहरा ही बिल्कुल बदल गया और गैंगस्टर बना और उसके बाद बन गया माननीय। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने जराइम से राजनीति में रास्ता अख्तियार किया तो आपकी तासीर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन आपका तरीका नहीं बदलता, क्योंकि कहते हैं चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। और यही आदत जो अतीक अहमद की थी, शायद इसी ने उसकी जान भी ले ली और एक माफिया अतीक जो अतीत बन गया था, उसकी उस काली दुनिया का अंत हो गया। पिता घोड़ा दौड़ाता था, तांगा चलाता था और दिन रात तांगा चलाकर जो पैसे मिलते थे उसी से परिवार का पेट पालता था। लेकिन बेटे ने अपने हाथों में घोड़े को थाम कर चलाना शुरू कर दिया। घोड़ा यानी तमंचा।
तमंचे का घोड़ा दौड़ाकर उसने अपराध का रथ चला दिया। रक्त रंजित पथ पर दौड़ते इस रथ पर सारथी था अतीक अहमद। इस तमंचेबाज अतीक के आपराधिक रथ पर धीरे धीरे राजनीतिक कवच चढ़ गया। फिर क्या, आतंक और वसूली का नया पर्याय बन गया। आतंक सियासत के साथ ग्लैमर का दूसरा नाम था अतीक अहमद। अत्याधुनिक असलहे, विदेशी गाड़ियों पर भरपूर प्रदर्शन, अत्याधुनिक असलहे और विदेशी गाड़ियों से घूमना, विदेशी नस्ल के खतरनाक कुत्ते पालने, काफिले में हमर गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियों का शामिल होना डॉन के रुतबे को बरकरार रखता था। यह दशक था 1970, जब गोरखपुर से लेकर गाजीपुर और वाराणसी तक गैंग और गैंगवार की गूंज थी। तब का इलाहाबाद किताब के पन्नों में भविष्य को सजोए पढ़ाई लिखाई का केंद्र था। पूर्वांचल की तर्ज पर तब इलाहाबाद भी विकास की रफ्तार में बढ़ने लगा था और तमाम योजनाओं पर काम चल रहा था। कहते हैं कि अतीक का पढ़ाई से 36 का आंकड़ा था। किताबों से मानो उसकी दुश्मनी थी और वो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा। पढ़ाई लिखाई में पहले से मन तो लग ही नहीं रहा था और गुस्से की जो आदत थी वो बचपन से ही, ना तो उसे किसी का सुनना पसंद था और यही वजह थी कि महज 17 साल की उम्र में 1979 में उस पर पहली बार हत्या का इल्जाम लगा। इलाहाबाद के गलियारों में जब खौफ का दूसरा नाम चांद बाबा हुआ करता था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस शहर में एक ऐसा चेहरा उभरेगा जिसके नाम को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, बल्कि उसकी कहानी का एंड क्रेडिट भी लिख देगा। जिसने भी अतीक अहमद के सामने आवाज उठाने की कोशिश की, यहां तक कि आपको याद होगा एक वाकया कि गाड़ी सामने आ गई थी और गाड़ी वाले ने गाड़ी को बैक नहीं किया। उसके बदले अतीक के गुर्गे उतरे और उसे ऑन द स्पॉट गोली मारकर हत्या कर दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये उस कहानी का एंड भी है। जहां से कहानी शुरू होती है वहीं एंड भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि अंत ही आरंभ है। तो इसीलिए अतीक का भी अंत ऐसा हुआ कि उसका आरंभ भी शुरू हो गया, क्योंकि अभी उसके 2 बेटे जिंदा है। अतीक अहमद, जिसने चांद बाबा के साए में गुनाह सीखा और फिर उसी के साए में अपनी बंदूक की नली में उतार दिया, यानी अपने गुरु को मौत की नींद सुला दिया। जिसने चांद में रोशनी ली, उसने खुद चांद की सबसे काली रात बना डाला, यानी चांद की सबसे काली रात बन गया। जिसकी छांव में पला बढ़ा, उसी का उसने अंत कर डाला। जिससे उसने कारतूस बनाना सीखा, कारतूस चलाना सीखा, उसी बंदूक में उसी कारतूस का इस्तेमाल कर अपने गुरु चांद बाबा की हत्या कर दी। अतीक ने जब गुनाहों के रास्ते पर कदम रखा तो उस वक्त इलाहाबाद के इलाके में चांद बाबा नाम के गुंडे की तूती बोलती थी। खौफ इतना कि पुलिस उस पर हाथ डालने की हिमाकत नहीं कर पाती थी। गुंडागर्दी का कहकहरा सिखाने वाले या सपने देखने वालों के लिए चांद बाबा का गैंग उनकी पहली पसंद और पाठशाला बन चुका था। उस वक्त अतीक अहमद की भी पहली पसंद चांद बाबा ही था। वो उसी की तरह से बनना चाहता था। पूरे इलाके पर एक छत्र राज करने की चाहत लिए जैसे जैसे वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया, चांद बाबा को पीछे छोड़ता गया। एक दिन ऐसा भी आया जब अतीक ने चांद बाबा को न सिर्फ राजनीति के मैदान में पटखनी दी, बल्कि कुछ ही दिनों बाद आरोप लगा कि अतीक ने चांद बाबा की हत्या कर उसकी जिंदगी छीन ली। अतीक दुसाहसी तो था ही, उसकी सातिर चालों ने उसे बहुत कम वक्त में ही एक बड़े गुंडे का तगमा दिला दिया। अब वो चांद बाबा को सीधे चुनौती देने लगा और इसके पीछे अतीक का वो सातिर चाल था। जब चांद बाबा जैसा मजा हुआ सातिर अपराधी उसे भाप तक ना सका। दरअसल नेताओं के बीच उठना बैठना और पुलिस के साथ बढ़ते संबंधों ने चांद बाबा की मुश्किलें बढ़ा दी। एक तरफ अतीक की आंखों में चांद बाबा का गैंग अखर रहा था और चांद बाबा भी, तो दूसरी तरफ चांद बाबा से परेशान पुलिस, कुछ राजनीतिक हस्तियां उसका काट के लिए अतीक को आगे करने में लगे। कहते हैं जब राजनीति और अपराध की डोर एक दूसरे में उलझने लगे, तब समझिए आपका वक्त बुरा आने वाला है। जब ठोको नीति सिर्फ सड़कों पर नहीं सियासत के गलियारों में भी चलती थी, तभी इलाहाबाद में एक फोन कॉल ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसने एक छोटे गुंडे को सिस्टम के सबसे ऊपर लाकर रख दिया। साल था 1986। राजीव गांधी दिल्ली में, वीर बहादुर सिंह लखनऊ में और इलाहाबाद में अतीक अहमद का खौफ हर दीवार पर लिखा जा चुका था।
पुलिस पकड़कर लाई भी तो दिल्ली से आए एक फोन ने कानून की रीढ़ को तोड़कर रख दिया। जी हां, दिल्ली के उस सत्ता के गलियारे के सबसे शिखर के दफ्तर से जो फोन कॉल आई उसने अतीक के मन को इतना बढ़ा दिया कि उसका मनोबल कभी डाउन नहीं हुआ। कहते हैं कि धन बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मन बढ़ गया तो फिर समाज के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। शायद उस फोन कॉल ने अतीक अहमद को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया जराइम की दुनिया में। ये वो दौर था जब बिहार और उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी के बल पर राजनीति के गलियारों में पहुंच की परिपाटी परवान चढ़ने लगी थी। सातिर दिमाग अतीक को इस बात का एहसास शायद बहुत पहले हो चुका था। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। साल 1986 इलाहाबाद में चांद बाबा उसके गैंग को हाशिए पर लाने के बाद अतीक और मजबूत हो गया था। उसकी पैठ और पांव अब सियासी गलियारों में पहुंच चुके थे। उसी दौरान किसी केस के सिलसिले में पुलिस अतीक और उसके गुर्गों की तलाश कर रही थी। तभी अतीक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसी समय अतीक के लिए इलाहाबाद के एक नेता जो सांसद थे, उनके जरिए दिल्ली से लखनऊ बाया इलाहाबाद कराए गए एक बड़े फोन कॉल ने अतीक के आतंक की बुनियाद रखी। उसके बाद पुलिस ने अतीक को छोड़ा क्या, उसने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की सोची। और शायद यही वो पल था जब अतीक ने अपने दुश्मनों के लिए ठोको नीति की नींव डाली। कहते हैं कि इलाहाबाद में अतीक के आतंक के आगाज से चांद बाबा अपराध की दुनिया का अतीत हो गया था। जब अपराध के रास्ते सत्ता के गलियारों तक जा पहुंचे तो आप समझ लीजिए कानून और राजनीति के बीच की दीवार ढह चुकी है। यानी जरायम और राजनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। इलाहाबाद में भी यही हुआ। पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका अतीक एक दिन अचानक कचहरी पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। पुलिस को लगा अब कहानी खत्म है। दरअसल यही वो मोड़ था जहां अपराधी ने राजनीति का रास्ता पकड़ लिया। जेल के अंदर सजा काट रहा था अतीक, पर जेल के बाहर उसके समर्थक उसकी कुर्बानी का चेहरा बना रहे थे। राजनीति आशीर्वाद भी मिला और गुंडे भी मिले। गुंडे की छवि धीरे धीरे नेता की शक्ल में ढलने लगी, क्योंकि साल 1989 अतीक ने इलाहाबाद के पश्चिमी से निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। क्योंकि अपराधी था, उस वक्त राजनीतिक दलों ने सोचा कि क्या इतना बड़ा नाम है, लेकिन अतीक बड़ा नाम बन चुका था और जनता ने बैलेट से उसी को सिरमौर बना दिया। यानी वो चुनाव जीतकर विधायक बन गया। जेल से निकला था एक अपराधी, लेकिन बाहर आया एक नेता। क्योंकि जिस दिन कानून झुका उसी दिन अपराध और राजनीति का गठबंधन भी पक्का हो गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अतीक जैसे अपराधियों ने जेल को पावर कॉरिडोर बना दिया और अपने हथियार को कानून का सबसे बड़ा ढाल बना दिया। अतीक अहमद वो अपराधी था, वो माफिया था जिसके सामने कानून सिर झुकाता था और बड़े बड़े नेता सलाम करते थे। अपराध की दुनिया में हर दिन आसमान की ऊंचाइयों को छूता अतीक अब पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। पुलिस भी अतीक के पीछे पड़ गई, लेकिन उनकी सोच से बहुत आगे सोच रहा था अतीक। पुलिस लुका छिपी का खेल खेलते खेलते अतीक एक दिन एकाएक बुलेट से कचहरी पहुंचा और एक पुराने मामले में सरेंडर कर दिया। जेल गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन बाहर अतीक के लोगों ने उसके प्रति सहानुभूति का माहौल बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उस नेता की भी सह रही। धीरे धीरे एक साल का वक्त गुजरा और अतीक जेल से बाहर आ गया। ये वाकया साल 1986 से 1989 के बीच का रहा। इस दौरान उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय पर्चा भरा। ये और उसके बाद जो हुआ वो सालों साल चलता रहा। उस वक्त इलाहाबाद की गलियों में चांद बाबा का नाम गूंजता था। चांद बाबा कौन था ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अतीक अहमद कौन था ये आप धीरे धीरे करके जानेंगे। क्योंकि इलाहाबाद की गलियों में चांद बाबा का नाम गूंजता था और वो एक ही नाम था, क्योंकि वही उस वक्त का सबसे बड़ा डॉन था। चांद बाबा जिसका खौफ इतना था कि लोग उसके नाम से ही कांप जाते थे। लेकिन वक्त बदला और चेहरा बदला। अतीक अहमद एक नए रूप में आया और वो चेहरा था अपराध की दुनिया में ऐसी आग लेकर आने वाला जिसने अपने गुरु तक को राख बना दिया, खाक में पहुंचा दिया। चांद बाबा का अंत इस तरह से हुआ कि पूरे इलाहाबाद ने देखा
और अतीक का आतंक भी पूरे इलाहाबाद ने देखा। ये कहानी उस दौर की है जब सत्ता के गलियारों में खून की बू आती थी और बैलेट बॉक्स के अंदर बुलेट का असर छिपा रहता था। वैसे तो जानकार और इतिहासकार ये कहते हैं कि चीज जो रास्ता आपको बैलेट से मिल सकता है वो बुलेट से नहीं मिल सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे कई सारे राज्य थे जहां लोगों ने बैलेट नहीं चुना, लोगों ने बुलेट को अपना हथियार बनाकर और राजनीति का रास्ता चुना। साल 1989 में विधानसभा चुनाव में एक तरफ अतीक अहमद तो दूसरी तरफ अतीक अहमद ने चांद बाबा को आखिरकार मात दे दी और निर्दलीय विधायक चुना गया। कहा जाता है कि इसी के बाद अपराध को सियासत की छाया मिली और अतीक साए की तरह चांद बाबा और उसकी गैंग के पीछे पड़ गया। कहते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ ही महीनों बाद 1989 में ही चांद बाबा की सरेराह भीड़ भाड़ के बीच रोशनबाग चौराहे पर कत्ल कर दिया गया। जब सरगना ही नहीं रहा तो गैंग का वजूद का, और बस यही वो वक्त था जब चांद बाबा के अपराध के इस युग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया अतीक ने और अतीक के आतंक का खूंखार दौर शुरू हो गया। कहते हैं उस समय अतीक की दहशत इतनी थी कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर कोई प्रतिद्वंदी किसी भी पार्टी से टिकट लेने से कतराता था। शायद यही वजह रही कि जब भी विधानसभा चुनाव हुए तो अतीक निर्दलीय चुनाव जीतता रहा, चाहे 1991 हो या फिर 1993। ये दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति भले ही अस्थिरता जोड़ तोड़ का रहा हो, लेकिन अतीक के अपराध और राजनीति के कॉकटेल ने स्थिरता का समय था। उसके सामने किसी की कोई चुनौती नहीं थी, या फिर यूं कहें कि अतीक को चुनौती देने की ना तो किसी में हिम्मत थी ना ही हौसला। जब जनता दल से टूटकर बनी समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपनाया और साल 1996 में पार्टी से टिकट दिया, तब अतीक समाजवादी पार्टी का नेता और विधायक था और उसी की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा थी। वो लगातार चौथी बार विधायक बन चुका था। इलाहाबाद वो जमीन थी जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो सीट फूलपुर थी जहां कभी जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखते थे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसी फूलपुर सीट से एक माफिया जो डॉन था अतीक अहमद, वो चुनाव लड़ गया। जो गोलियों और गुंडागर्दी के सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ता गया, नेहरू की जगह अतीक, एक नाम जिसने संसद के दरवाजे तक खौफ को पहुंचा दिया, यानी खौफ का साया पहुंचा दिया। कई सारे सवाल भी अतीक अहमद से होते थे तो वो कहता था कि मैं अपराधी नहीं हूं, लोग मुझसे डरते हैं, ये उनका मसला है। लेकिन अतीक अहमद के सामने अगर किसी ने सर उठा दिया तो जैसे नाक का फन कुचल दिया जाता है, उससे इंसान भी गायब हो जाता था, पता नहीं चलता था। क्योंकि आपने मदरसा कांड सुना होगा, आपने राजू पाल हत्याकांड सुना होगा, आपने उमेश पाल हत्याकांड सुना होगा, आपने देवरिया जेल का कांड सुना होगा, आपने कई सारे ऑडियो और वीडियो सुने होंगे जो अतीक अहमद के खौफ का पर्याय था। अपराध की दुनिया में सहमात का खेल खेलते खेलते अतीक अब सियासी शतरंज की चाल को बखूबी समझ चुका था। खुद मोहरा बनने के बजाय अब वो मोहरा बनाने लगा था। अब उसकी सियासी चाहत लखनऊ छोड़ दिल्ली के लिए ललचाने लगी थी। मौका मिलते ही उसने 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया और प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि नई जगह और नया समीकरण वो सेट नहीं कर सका, चुनाव हार गया, लेकिन तब इलाहाबाद पश्चिम सीट मानो उसके लिए ही बनी है। साल 2002 में अपना दल के टिकट पर पर्चा भरा और रिकॉर्ड 5वीं बार चुनाव जीत गया। लेकिन शायद दिल्ली पहुंचने और विधायक से सांसद बनने का सपना उसे सोने नहीं दे रहा था। यूपी में सत्ता बदली, सरकार बनने तक उसने सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल को पल भर में पराया कर दिया और मुलायम सिंह की महिमा से 2004 में चुनाव लड़कर फूलपुर सीट से सांसद बन गया। जरा सोचिए, ये भी क्या इत्तेफाक है। जिस इलाहाबाद शहर ने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी फूलपुर सीट से सांसद हुए थे, पहली बार माननीय बने थे। समय का फेर तो देखिए कि तब उसी प्रतिष्ठित सीट से अतीक अहमद अब सांसद बन गया, जो माफिया डॉन और गैंगस्टर से नेता बना था। माफिया अतीक इलाहाबाद पश्चिमी सीट 5 बार उस सीट पर विधायक रहा, जो रिकॉर्ड है। सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अतीक के कदम अब खून की सीढ़ियों पर टिक गए थे। राजनीति की चमक में उसका अंधेरा और गहरा हो गया था। हर विरोधी, हर दीवार पर, हर आवाज, या कहें तो उसकी आवाज को खामोश कर दिया जाता था या फिर मिटा दी जाती थी। अतीक अब सिर्फ बाहुबली नहीं रहा,
वो बन चुका था निर्मम हत्यारा और निरंकुश राजनेता भी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसकी राजनीति और उसके व्यवसाय के बीच में कोई आएगा तो उसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा और वो था मौत। इस दौर में भले ही अतीक सियासत की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, लेकिन अतीक का अपने ही अतीत को छोड़ना मुश्किल हो रहा था। सियासी छत्र छाया में अतीक के बढ़ते पावर और अकूत पैसे ने उसको जैसे निर्मम और निरंकुश बना दिया था। तब उसकी नजर और हाथ जहां पड़ गए वह उसका हो जाता था। अगर उसमें कोई बाधा बना तो उसकी दुनिया से रुखसती तय हो जाती थी। इस दौर में 2001 के जावेद इकबाल और पप्पू पर हमले का आरोप, जिसमें जावेद के बॉडीगार्ड की मौत हुई, या फिर जुलाई 2001 में ही तब भाजपा नेता मुलायम नौर जोशी के करीबी अशरफ को भाजपा छोड़ने की धमकी देने का आरोप हो, या फिर अक्टूबर 2002 में नसीम उर्फ नस्सन की हत्या करने का आरोप, या फिर 2004 में धमकी के बाद भाजपा नेता अशरफ की हत्या करने का आरोप, अतीक खौफ अब और भी खौफनाक होता जा रहा था कि वो खूंखार अपराधी से इतने बड़े सांसद तक बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, अपराधी उसके अंदर से गया नहीं, कभी नहीं गया, और शुरुआत ही उसकी अपराध से हुई। हम लोग चूँकि छात्र जीवन से फिर पत्रकारिता में आए, तो हम लोगों ने अतीक को बदलते, बनते, बढ़ते और इनकाउंटर कहिए या 2 लड़कों से गोली मारते तक देखा है। जिस शहर ने शिक्षा को चरम पर पहुंचा दिया, उसी इलाहाबाद की सियासत में मुकाबला जनता बनाम जुर्म का नहीं था, बल्कि ये टकराव था गुंडागर्दी बनाम लोकतंत्र का। जिस राजूपाल ने अतीक के भाई को हराया, यानी अशरफ को चुनाव हरा दिया और बसपा से विधायक बना, तो जीत नहीं रहा था, बल्कि वो अतीक को चुनौती दे रहा था। लेकिन अतीक जैसे बाहुबलियों के लिए जनादेश नहीं, बदला मायने रखता था। इसीलिए सड़क पर बरसी गोलियां, अस्पताल पर बरसी गोलियां, एम्बुलेंस पर बरसी गोलियां और लोकतंत्र के दिल में धंस गई ये AK-47 की गोलियां, जिसकी कराह आज भी गूंजती है। वह कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो 2000 का साल था, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। तब उस वक्त समाजवादी पार्टी में आपराधिक छवि वाले नेताओं का जमावड़ा था। अतीक भी समाजवादी पार्टी की टिकट पर इलाहाबाद से विधायक बन चुके थे। साथ ही उसके पहले ही विधायक के बजाय फूलपुर से सांसद बन चुके थे अतीक अहमद, और इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो चुकी थी। हिंदुस्तान की सियासत में विरासत की चलन पड़ चुका था और ये बड़ी परंपरा बरकरार रखने की ललक अतीक में भी पैदा हो गई। बस फिर क्या था, अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को इलाहाबाद पश्चिम सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए सियासी मैदान में उतार दिया, और उसके सामने प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का कभी दाहिना हाथ कहा जाने वाला राजूपाल था, और उसे टिकट दिया था बसपा ने। उस समय सपा और बसपा में अदावत अपने चरम पर थी। अतीक का भाई अशरफ बसपा के राजूपाल से हार गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया अतीक अहमद। यहीं से राजूपाल के कत्ल का काउंटडाउन शुरू हुआ। विधायक बनने के 1 महीने के भीतर नवंबर 2004 में राजूपाल के तब के इलाहाबाद दफ्तर के पास बम से हमला और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। किसी को भरोसा नहीं हो सकता जो पिछले 30 साल में अतीक को देखे होंगे कि वो लड़के उसको गोली भी मार सकते हैं। अगर अतीक अहमद जिंदा हो, खुले छूट में हो, तो दोनों लड़कों को गले दबा के मार सकता था। ये इस तरह का अपराधी अतीक अहमद था। राजूपाल की सिर्फ हत्या नहीं की गई थी, बल्कि सड़क पर लोकतंत्र को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। राजनीति का तराजू, कानून का तराजू अतीक के जुर्म से नीचा साबित हो गया था। राजूपाल सिर्फ एक नेता नहीं था, वो उस दौर का खौफ तोड़ने वाला चेहरा था, जिसने अतीक के सामने चुनाव लड़ा और ये बताया कि नौजवान अतीक से डरता नहीं। लेकिन उसकी हत्या जिस तरह से की गई, उस खौफ ने उसे दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भून डाला। राजनीति के खेल में जहां जीत की कीमत खून से चुकाई जाती है, वो दौर था जब सत्ता ने बंदूक पकड़ ली थी और बंदूक ने कारतूस। कहते हैं कि सत्ता अगर बंदूक पकड़ ले या सत्ता पर बंदूक हावी, जो एक तरह से कहा जाए काबिज हो जाए, तो समझिए राजनीति का सबसे निचला चेहरा यानी गिरावट दर्ज की जाती। जैसे शेयर में सूचकांक दर्ज किए जाते हैं, शेयर की गिरावट और ऊंचाई दर्ज की जाती, उसी तरह राजनीति में भी यही है। और कानून सिर्फ तमाशा देखता रहा।
क्यों देखता रहा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। यहां तक कि राजू पाल जो बीएसपी से विधायक थे, उनके शव को उनकी पत्नी पूजा पाल को भी नहीं सौंपा गया। कई घंटे तक उनके पार्थिव शरीर, एक तरह से कहा जाए मृतक शरीर पर AK-47 की गोलियां बरसाई जाती रही। चलती हुई एम्बुलेंस पर दोनों तरफ से AK-47 से फायर की जा रही थी। अस्पताल के स्ट्रेचर पर भी AK-47 की आवाज और गोलियां गूंज रही थी, क्योंकि गोलियों से निकली जो बुलेट थी वो सीधे राजू पाल के सीने में छलनी हो रही थी, घुस रही थी। वो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। वो गोलियां राजू पाल के सीने पर नहीं थी, वो गोलियां लोकतंत्र के सीने पे थी। क्योंकि इस हत्याकांड ने एक ऐसा इतिहास रचा कि इसी सदन में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, योगी आदित्यनाथ को एक कहना पड़ा कि ऐसे माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। 2005 का साल और जनवरी का महीना, तारीख थी 25। अतीक के गुर्गे ताक में थे कि राजूपाल सामने से निकले और तभी उस पर धावा बोल दिया जाए। जैसे ही सामने से बसपा विधायक की गाड़ियों का काफिला निकला, फौरन अतीक के गुर्गों ने फायरिंग शुरू कर दी, वो भी AK-47 से। दिन दहाड़े बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी, जिसमें राजूपाल के शरीर में कई गोलियां लगी। हमला टारगेट करके किया गया था कि किसी भी हालत में विधायक राजूपाल बच ना पाए। फिर भी राजूपाल के सहयोगी उसे ऑटो रिक्शा में लेकर अस्पताल ले जाने लगे। अतीक के गुर्गों को लगा कि राजूपाल अभी जिंदा है, जिसके बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा को घेर कर दोबारा से फायरिंग करने लगे। यानी रास्ते में भी राजूपाल और उसके सहयोगियों पर गोलियों की बौछार की गई। समझा जा सकता है कि सत्ता के संरक्षण में क्या हो सकता है, कैसे सब कुछ संभव है। और यह दृश्य फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत थी। विधायक राजूपाल अस्पताल पहुंचा, उस पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजूपाल के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 19 गोलियां राजूपाल को लगी थी। राजूपाल का कत्ल किसके इशारे पर हुआ, ये हर कोई जानता था। जब उसको कोई व्यक्तिगत कांड करना हो या व्यक्तिगत मारना हो किसी को, तो अतीक अहमद बुलेट इस्तेमाल करते थे, अपना रिवॉल्वर, अपना कुर्ता, अपना गमछा, अपना साफा और अपनी लुंगी। इम्तियाज चावल के घर गए, मैं नाम लेके बात उस व्यवसाय करो, घर गए, बुलाए, और बुलाने के बाद उन्होंने इसलिए बेइज्जत किया कि नेताजी तुम्हारे यहाँ आए, तुमने मुझे नहीं बुलाया, नेताजी हमारे यहाँ नहीं आए। वो इलाहाबाद था जहां खून की धार इतनी गाढ़ी बह रही थी कि सहानुभूति भी डर के साए में सिमट गया था। जिसके हाथों में मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, वो पूजा पाल सियासत के मैदान में उतर आई। अपने पति के लिए, इंसाफ के लिए वो मैदान में आ गई थी। लेकिन जहां बंदूक वोट से ज्यादा ताकतवर हो, वहां जीत का फैसला पहले से लिखा होता है। क्योंकि राजूपाल को जीतने की वजह से हत्या कर दी गई थी। वो चुनाव नहीं था, वो इंसाफ और आतंक के बीच की जंग थी जो पूजा पाल लड़ रही थी। जहां खून की विरासत ने मेहंदी की मासूमियत को अजगर की तरह निगल लिया हो और अतीक का कोई भी शिकार हो सकता था, उस राजनीति की बिसात पर पूजा पाल ने संघर्ष किया और अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाई, उनके शूटरों को सजा दिलाई। और अंत क्या हुआ, इसने सबने देखा। बेटा भी मारा गया, पत्नी फरार है, भाई की पत्नी फरार है, और जो बेटे बचे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्योंकि यहां एक फरमान जारी हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर बदल चुकी थी। योगी आदित्यनाथ के हाथ में सत्ता आ चुकी, जिन्होंने ये कह दिया था कि हमने ये तय कर दिया है किसे जमीन पर रहना है और किसे यमराज के यहां जाना है। तो अतीक का भी टिकट कट चुका था। इतना सब कुछ इलाहाबाद ने देखा था। उसके बाद फिर से पश्चिमी सीट पर उपचुनाव की तैयारी होने लगी थी। सहानुभूति की लहर पहले बसपा ने दिवंगत हो चुके विधायक राजूपाल की पत्नी पूजा पाल पर दांव खेला। आखिर शादी के सिर्फ 9 दिन ही बीते थे जब पूजा पाल के हाथों की मेहंदी का रंग अभी सुर्ख लाल ही था, तभी उनके पति राजूपाल के कत्ल ने इलाहाबाद की धरती को खून से लाल कर दिया था, जिससे यहाँ की फिजा भी मानो गुस्से से लाल थी। इस बीच कुछ महीने बाद ही इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। बसपा ने इस सीट पर एक बार फिर जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।
तो दूसरी तरफ सपा ने पिछली बार की हार के बावजूद टिकट इस बार भी अतीक के भाई अशरफ को दिया, जिस पर आरोप था कि उसके हाथ राजूपाल के खून से रंगे हुए हैं। राजूपाल की हत्या शायद अतीक नहीं करता तो वो दोनों भाई आज के डेट में जिंदा होते। एक चुनाव की हार वो बर्दाश्त नहीं कर सका। बहुत सारे अधिकारी आज की डेट में कहीं कप्तान है, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जब राजूपाल की हत्या हुई थी तो कोई वहाँ पे स्थानीय तौर पे एसडीएम सदर थे, कोई राजेश चौरसिया जी की मैं बात कर सकता हूँ, धर्मेंद्र जी की बात कर सकता हूँ, जो वहाँ पे एसडीएम सदर थे, राजेश चौरसिया सीओ सिटी थे। जब ताकत के नशे में इंसान मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार करता है तो उसका अंत सिर्फ तय नहीं है, तेज भी होता है, यानी उसे जल्दी ही इस दुनिया से जाना होगा। अतीक ने भी सत्ता के बल पर सब कुछ किया, पर जब पाप ने मासूमियत को लांघा तो उसकी सियासत वहीं दम तोड़ गई। वो रात सिर्फ दो लड़कियों की अस्मिता नहीं लूटी गई थी, बल्कि उस रात अतीक की राजनीति की आत्मा भी मर गई थी। जी हां, जिस मदरसे कांड की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, उसी मदरसे कांड की आपको याद दिला रहा हूं, जिसने अतीक और अतीक के परिवार, उनके बेटे और भाइयों का वो खौफ देखा जो मदरसा कांड में हुआ था, क्योंकि यहीं से अतीक की काले साम्राज्य की जो बुनियाद थी वो हिल सी गई थी। अतीक खुद फूलपुर से सांसद, भाई अशरफ इलाहाबाद पश्चिम से सपा का विधायक। अतीक और क्राइम कंपनी पूरी तरह से बेलगाम हो गई। मद और अहंकार में उन्होंने वह गलती कर दी जैसे भारतीय समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। किसी भी समाज की मर्यादा लड़की होती है। ताकत और यह ताकत के नशे में ये वो दहशत वहशत कर गए, जिसके बाद जैसे इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2007 में इन्होंने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जनवरी की सर्द रात में करेली स्थित एक मदरसे में हथियार से लैस 3 सीधे लड़कियों के हॉस्टल में 3 साथी बदमाश घुस गए। उनका नकाब उतरवाते और फिर उनमें से 2 लड़कियों को उठा ले जाते और फिर उनके साथ दरिंदगी की हदें पार कर जाते। सुबह दोनों लड़कियां मदरसे के दरवाजे पर बेसुध मिलती हैं। तब इस कांड ने भी इलाहाबाद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को सकते में और सदमे में डाल दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ शुरू की, लेकिन तब असल गुनाहगारों पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। उस समय हर जुबान पर यही सवाल था कि आखिर मुलायम के लिए अतीक ऐसी कौन सी मजबूरी जिसके एक एक पाप पर पर्दा डालने में सपा की तत्कालीन सरकार ने कोई परहेज नहीं किया। इस कांड ने लोगों में अतीक के प्रति विश्वास का ऐसा आघात पैदा किया जिसने अतीक की सियासत को यहीं से अतीत बना दिया। 2007 के बाद से अब तक अतीक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य संसद या विधायक बनने के लिए तरस गया। कभी इलाहाबाद के जराइम का किंग कहलाने वाला अतीक अब कानून की गिरफ्त में एक मोस्टेड वांटेड सांसद बन चुका था, जिसने सालों तक दूसरों को डराया। अब वो खुद डर के साये में जीने लगा। सत्ता की सीढ़ियों से उतरा तो वो खौफ का बादशाह था, लेकिन अब एक भगोड़ा बन चुका था जिसे कानून नहीं वक्त ने सजा दी थी। और कहते हैं कि दौड़ते तो सब हैं, लेकिन वक्त से तेज कोई नहीं दौड़ता। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का सांसद था, लेकिन इसी बीच 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती सरकार पूरी और भारी बहुमत से सत्ता में आ गई। पति राजूपाल की हत्या का बदला पूजापाल ने आखिरकार लिया और इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर अतीक का भाई अशरफ इस बार चुनाव हार गया। बस यहीं से अतीक के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। और क्यों नहीं, आखिर मायावती ने तो 2005 में हुए बसपा विधायक राजूपाल की हत्या को भुलाया नहीं था और ना ही वह अतीक के आतंक को भूल पाई थी। मायावती की सियासत का यह अपना ही अंदाज था कि वह जिसे भी टारगेट करती थी उसकी नींव हिला देती। अतीक अहमद की के कार्य करने के तरीके पे चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से अपराध करता था, क्या तौर तरीके अपनाता था, राजनीतिक रसूख का किस प्रकार से प्रयोग कर स्थितियों को अपने अनुकूल बनाता था। जिसने खौफ की राजनीति से अपनी सल्तनत बनाई, वो मायाराज का खौफ कैदी बन गया। कभी सियासत को अपनी जेब में रखने वाला सांसद अतीक अब जमानत के लिए
अदालतों की चौखट पर सिर झुकाता नजर आया। जो दूसरों को डर से जीना सिखाता था, अब वो मायाराज में वही अतीक अपने ही डर में जीने लगा था। मायाराज का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता बदल गई थी। 2003 से 7 तक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और 2007 में कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आ चुकी थी और बसपा की सुप्रीमो सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी थी और अतीक का बुरा दिन शुरू हो गया था, क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने अतीक के चौखट पर बुलडोजर दे मारा था और वो थी मायावती। 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही है और अतीत लोगों में दहशत पैदा करने की वजह से खुद दहशत में रहा। उसके काले साम्राज्य पर मायावती की पैनी नजर बनी हुई थी। कहते हैं कि अतीक ने साल 2009 जब तक सांसद रहा अपने सियासी रसूख के चलते मायावती से नजदीकियां बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद अतीक ने एक बार फिर से अपना दल का दामन थामा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बताते हैं कि साल 2007 में गर्ल्स हॉस्टल कांड के बाद से इलाहाबाद और आज के प्रयागराज उसके आसपास के इलाकों में अतीक के प्रति लोगों की नजर और नजरिया दोनों बदल चुका था। उसके बाद से ना तो खुद और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य चुनाव जीता न जीता पाया। हालांकि अतीक ने हर चुनाव के समय अपनी किस्मत आजमाई, चाहे वो लोकसभा चुनाव का हो या फिर विधानसभा का चुनाव। इसका बेटा स्वयं जो हत्याएं हुई प्रयागराज में, स्वयं मौके पर बदमाशों को लीड कर रहा था। वही कार्यप्रणाली इसकी भी थी। चेयरमैन नोएडा को खुलेआम धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, जो कर सकते हो सो करो। लेकिन वो हार कर भी नहीं हारा, क्योंकि उसका नाम था अतीक अहमद। क्योंकि सियासत ने फिर से उसके गुनाहों को ओढ़ लिया था। मुलायम की मजबूरियां और अतीक की मनमानी, ये गठजोड़ था सत्ता और संगीनों का। जिसे सियासी मंच पर टिकट मिला वो जनता की अदालत में अपराधी साबित हुआ। वो हारा जरूर था, लेकिन उसकी हनक नहीं हारी थी, वो टूटा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके लिए राजनीति सिर्फ कुर्सी नहीं, खौफ जिंदा रखने का जरिया था। और जब तक अतीक जिंदा था उसने अपने खौफ को जिंदा रखा। क्योंकि कहते हैं कोई सरकारी काम हो या फिर जराइम का काम हो, रिन्यूअल बहुत जरूरी होता है। रिन्यूअल सब का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं कि माफिया 4 से 6 साल में एक बड़ा अपराध जरूर करते हैं और उस हत्या और उस अपराध के माध्यम से अपने खौफ को जिंदा रखते हैं। और शायद यही अतीक ने भी उमेश पाल को मारकर किया था, लेकिन इस बार उससे गलती हो गई। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में अतीक खुद तो चुनाव हार गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में सत्ता हासिल कर सरकार बना ली। फिर अतीक के लिए तो जैसे उसके बुरे दिन गुजर गए हों, एक बार फिर से दहशत फैलाने में जुट गया। अतीक की गिनती यूपी के टॉप भूमाफियाओं में होती थी। इलाहाबाद में कब्रिस्तान की जमीन हथियाने का भी आरोप लगा। इसके बावजूद मुलायम सरकार की ना जाने क्या मजबूरी थी कि वो इस कदर फिदा थे कि उसके हर काले कारनामे को नजरअंदाज करते थे, क्योंकि अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। यूं कहें कि राजनेता के लिए सियासत और अपराध का ये गिव एंड टेक वाला सबसे फेवरेट फार्मूला था, जिसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होती थी समाजवादी सरकार। मुलायम सिंह यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विरोध के बावजूद अतीक अहमद को सुल्तानपुर से टिकट दे दी, लेकिन जब पार्टी का विरोध बढ़ा तो अतीक की सीट बदलकर श्रावस्ती कर दी गई। तब अतीक प्रचार के दौरान बड़े गर्व से खुद को अपराध की गाथा सुनता और सुनाता और कहता उस पर 150 से ज्यादा केस दर्ज है। हालांकि अतीक ये चुनाव हार गया, लेकिन हनक कायम रखने के लिए उसने खौफ बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बीच सपा में सत्ता का चेहरा बदल चुका था, लेकिन अतीक का चरित्र नहीं बदला। सितंबर 2015 मरिया डी के प्रधान आबिद की चचेरी बहन और ड्राइवर सुजीत की गाड़ी रोककर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की गई। इसमें दोनों की मौत हो गई। कहते हैं ये सब अतीक के इशारे पर हुआ। जिस डॉन पर कभी मुलायम का साया था, वो अब मुलायम परिवार की सियासी लड़ाई का मुद्दा बन गया था।
अखिलेश साफ सभी जो छवि को एक तरह से गढ़ रहे थे। अखिलेश यादव ये नहीं चाहते थे कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और डीपी यादव जैसे माफिया अखिलेश यादव के मंच पर दिखे। यही वजह है कि दो जगह ऐसे चेहरे आए, दो जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर अखिलेश यादव ने डीपी यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया, अतीक अहमद को नीचे रोक दिया गया और मुख्तार से दूरी बना ली गई। अखिलेश ने वो छवि सुधारने की कोशिश की थी जो उनके पिता नेता मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में थी, जहां सत्ता और हथियार दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। लेकिन चाचा और पिता के पुराने रिश्तों की हिफाजत तो करना ही था, मगर अतीक के अहंकार ने वहीं गलती दोहरा कर दी। जो डॉन अपनी ताकत के नशे में करता था, वीडियो वायरल हुआ, सियासत खामोश नहीं रही और नेताजी के डॉन की किस्मत ने जेल की सलाखें ले ली, क्योंकि अतीक अब सलाखों के पीछे पहुंच गया था। कभी सियासत की गोद में पलने वाला ये डॉन अब सलाखों की गोद में जा पहुंचा था, क्योंकि सियासत ही सबसे ताकतवर तलवार थी जो अतीक को बचा रही थी, और यही सियासत की तलवार अतीक को कटने लगा था, क्योंकि उसका बुरा दिन शुरू हो गया था। सत्ता की बर्दस्त जब हटता है तो साम्राज्य नहीं, साम्राज्यवादी भी ढह जाते हैं। आपने देखा भी होगा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है, और यही इंसान के जीवन पर भी लागू होता हो, नेता हो या फिर अपराधी। शायद ये बात अतीक अहमद भूल गया था। 2016 आया और मुलायम परिवार की रात अपने निर्णायक मोड़ पर थी। तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्री चाचा शिवपाल यादव के बीच खिंची तलवारें मयान से बाहर निकल चुकी थी। अखिलेश अपनी छवि सुधारने के लिए अपराधी बैकग्राउंड के लोगों से दूरी बनाने में लगे थे, मगर पिता और चाचा का दिल अतीक के लिए था। मुलायम के बीटों पर अतीक अहमद को 2017 विधानसभा चुनाव के लिए कानपुर कैंट से उम्मीदवारी अखिलेश की मर्जी के खिलाफ मिली। तब 14 दिसंबर 2016 में एक वायरल वीडियो में मानो अतीक के जबड़े से शिकार छीन लिया। दरअसल ये वीडियो तब के इलाहाबाद के एक कॉलेज का था, जहां अतीक अहमद और उसके तमाम गुर्जे एक निलंबित छात्र के समर्थन में कॉलेज प्रशासन को खुलेआम मारपीट और धमका रहे थे। जिस अतीक के लिए जान की कोई कीमत नहीं थी, उसे लगने लगा कि मारपीट का वीडियो उसका क्या बिगाड़ लेगा। उस पर से नेताजी का बर्दाश्त एक हफ्ते में भी नहीं बीते और दिसंबर महीने में अतीक अहमद बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सैकड़ों गाड़ियों के साथ सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कानपुर पहुंच गए। डॉन के चिढ़ाने वाले अंदाज से नाराज अखिलेश ने 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अतीक का टिकट काट दिया। इसी बीच इलाहाबाद के एक कॉलेज में मारपीट और धमकी के मामले में फरवरी 2017 में कोर्ट ने अतीक की गिरफ्तारी का आदेश दिया और उसकी जमानतें रद्द कर दी गई। बावजूद इसके अतीक ने जेल से ही मुरादाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गया। वक्त बदला, सरकार बदली। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और फूलपुर से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन गए। खाली हुई फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो अतीक ने यहां से एक बार फिर से किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी वो चुनाव हार गया। कहते हैं जब किस्मत साथ छोड़ती है तो अक्ल भी गलत रास्ता चुन लेती है, क्योंकि गांव में एक कहावत है, वो कहावत कोई भूल नहीं सकता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये बात अतीक भी नहीं समझ पाया, क्योंकि जब ताकत घटी तो दिमाग ठीक से काम नहीं किया। और अतीक के साथ यही सेम हुआ। जेल की दीवारों के अंदर से ही उसने अपनी बर्बादी की वो पटकथा लिख दी जो उसकी मौत के साथ समाप्त हुई। देवरिया जेल में अपहरण और पिटाई का वो कांड था जो सबसे ज्यादा मीडिया में सुर्खियां बना। इस कांड ने दहशत का सबूत तो दे दिया था, बल्कि इस बात का भी ऐलान था कि अब जो कभी सरकारों को झुका देता था वो खुद सरकार के शिकंजे में फंस चुका है, क्योंकि सत्ता बदल गई थी, पावर कॉरिडोर बदल चुका था। जो जेल पावर कॉरिडोर था वो जेल तन्हाई बन चुकी थी, वो चाहे अतीक रहे हो या फिर मुख्तार। जिसे लगता था कि जेल उसका अड्डा है, वो भूल गया था कि योगी राज में जेल ही रहती है, दरबार नहीं। अब वो दौर बदल चुका था, वो रसूख बदल चुका था, वो चेहरे बदल चुके थे। कहते हैं सियासत में चेहरे का बहुत मायने होता है, और चेहरा बदल चुका था, इसीलिए जेल अब पावर कॉरिडोर नहीं बल्कि 3x40 का तन्हाई हो गई थी।
कहते हैं कि जब बुरे दिन आते हों तो सबसे पहले मति भ्रष्ट हो जाती है। अतीक के साथ भी यही हुआ। 26 दिसंबर 2018 में अतीक जेल से ही एक ऐसी गलती कर दी जिसका परिणाम बेहद दर्दनाक रहा। लखनऊ में अतीक के गुर्गों ने मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी का अपहरण किया। फिर हिमाकत तो देखिए, उसे कहीं और ले जाने के बजाय सीधे देवरिया जेल लेकर गए, जहां अतीक पहले से बंद था। ये घटना इस बात की बानगी थी कि अपराध जब सियासत का चादर ओढ़े तो समाज और सिस्टम दोनों के काले कोड़ की तरह हो जाता है। सरकारें तो बदल जाती हैं, लेकिन उनका संक्रमण वैसे ही रह जाता है। यहाँ भी सरकार बदल चुकी थी, लेकिन अतीक और उसके गुंडों की सरकार चल रही थी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बिजनेसमैन को जेल में पीटने के बाद उससे सादे कागज पर साइन कराने का वीडियो भी उसके अपने ही गुर्गों ने वायरल कर दिया, ताकि उसकी जो दहशत है वो बरकरार रहे। लेकिन शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। देवरिया जेल कांड के बाद अतीक का ट्रांसफर बरेली सेंट्रल जेल में कर दिया गया। दहशत का आलम देखिए कि आतंकित जेल प्रशासन ने अतीक अहमद को जेल में रहने से इनकार कर दिया। इसी बीच 2019 का लोकसभा चुनाव भी आ गया। अतीक के प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक को शिफ्ट कर दिया गया। वहीं देवरिया जेल कांड की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई से पूरे मामले पर जांच करने का आदेश जारी कर दिया था। तब अतीक और उसके बेटे समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और ये अप्रैल 2019 का मामला था। अतीक को यूपी के बाहर जाने के किसी जेल में शिफ्ट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन यहां भी खेल हो गया, क्योंकि वो गुजरात चला गया। इसके बाद जून 2019 में अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया। तब से अतीक वहीं बंद रहा। उसके आतंक के साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर कहर ढाने लगा, क्योंकि पीला पंजा लगातार छाप मार रहा था। माफियाओं के घरों पर, माफियाओं के साम्राज्य पर, माफियाओं की बेनामी संपत्ति पर, माफियाओं के सूत्रों पर, माफियाओं के अड्डों पर, उनकी काली कमाई के साम्राज्य को दर परत योगी राज खोल कर निकाल रही थी। सिस्टम पूरा उनके पीछे पड़ गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल भी पहुंची टीम, और ये कहा गया कि उसे बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन उसका आशियाना तब तक गिरा दिया गया था। और अतीक इस बात को समझ चुका था कि अब योगी राज में उसका फन उठाना संभव नहीं है, क्योंकि उसने जो सत्ता का रसूख देखा था, जो सत्ता का संरक्षण देखा था, जो उसने बंदूक को ही पावर बना दिया था, जहां नेता, बड़े बड़े नेता उसको सैल्यूट मारते थे, जहां कानून सिर झुकाता था, अब वो कानून के शिकंजे में था और सलाखों के पीछे था, क्योंकि लगभग 100 संपत्तियां कुर्क की जा चुकी थी। उसके जो पूर्व विधायक भाई से लेकर, यानी अशरफ जो अतीक के साथ मारा गया, उसके परिवार तक को प्रशासन ने नहीं छोड़ा था। यानी प्रशासन का इस तरह से कहर टूटा, जिसका मतलब साफ था, अगर सत्ता माफिया को माफिया मान ले तो फिर इनकी खैर नहीं है। ये खुद डरे सहमे आतंकित मजबूर नजर आते हैं। तो अतीक भी ठीक उसी तरह से हो चुका था। योगी आदित्यनाथ सरकार की डर से उसने अपने सारे काले कारनामों को छोड़ दिया था, और धीरे धीरे अब वो वक्त आ गया था जब एक दिन अतीक और उसके भाई अशरफ की सरे आम, सरे शाम, सरे राह हत्या कर दी जाती है। कहते हैं ना कि कर्म का बुरा नतीजा बुरा ही होता है। अतीक भी अपने कर्मों की सजा का हिसाब पा गया था, क्योंकि अब वो मारा जा चुका था। तो इस तरह से खत्म हो गई थी अतीक अहमद की वो पूरी कहानी, जिसने कारतूस, हथियार, अपने गुरु की हत्या, अपने इलाके में जमीन पर कब्जा, मदरसा कांड, जेल कांड, मंच पर अपने कुत्ते को लेकर किस तरह उसने अपनी ताकत का परिचय दिया कि अपने कुत्ते से मुलायम सिंह यादव को हाथ मिलवा दिया चीफ मिनिस्टर रहते हुए, जो एक रसूख था सत्ता का, जरायम का, रसूख का और राजनीति का, वो समाप्त हो चुका था। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके पास पावर आए, जब आपके पास रसूख आए, या ये कहा जाए कि जब आपको सुधरने का मौका मिले तो आप सुधर जरूर जाइए, क्योंकि वक्त बदल गया है जनाब। क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, और सरकार भी ऐसी आ गई है कि वो सिर्फ माफियाओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। उत्तर प्रदेश में भी 4000 से ज्यादा इनकाउंटर हो चुके हैं, 2500 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है, 10,000 से ज्यादा जो है करोड़ की संपत्तियों को माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया जा चुका है। शायद अतीक अगर ये बात पहले समझ जाता, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, तो ना ही अतीक
अशरफ मारे जाते, ना ही उसके बेटे असद का इनकाउंटर होता, ना ही उसकी पत्नी और उसकी भयो जैनब को फरार होना पड़ता। तो आज की कहानी में हमने आपको माफिया अतीक अहमद की वो कहानी सुनाई जो आपने ना तो पर्दे पर देखा होगा ना ही सुना होगा, क्योंकि कहते हैं कि डर को कभी अगर आपने हथियार बना दिया तो आपका अंत भी उसी डर से होगा, क्योंकि डर डर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, नमक नमक को काटता है और माफिया को माफिया काटता है। तो नमस्ते, आज के शो में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी ऐसे मठाधीश की कहानी लेकर आपको आएंगे जिसने अपराध को राजनीति का रास्ता बना दिया। नमस्कार। अतीक बोल रहा हूँ। इस माफिया को मिट्टी में मिला